जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 15 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स जो कि द हिंदू से संबंधित है, पूर्ण रूप से हिंदी में लेकर के आ गया हूं। इसमें आज हम लोग डेली मैप प्रैक्टिस जो कि हम लोग डेली करते हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ इसमें चंद्रयान 3 के बारे में सारी चीजें इसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ मेंस से दो प्रश्न बने हुए हैं। तो दो प्रश्न जो बने हुए हैं उनको भी बताऊंगा, प्लस इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं उसको भी डिस्कस करने वाला हूं और इसको पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद से एम्बरग्रिस ये क्या है इसको समझेंगे, न्यूज में क्यों है। शुक्राणु वेल ये क्या है, न्यूज में क्यों है, इसको समझेंगे। फिर डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, आप लोगों को लगातार पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे थे, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो मैं बना चुका हूं। आप उसमें जा करके सर्च करते हैं केलो आईएएस एकेडमी, तो आपको वहां पे दिख जाएगा ये वाला लोगो। अगर यदि आप वहां पे सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप जा करके क्लिक करेंगे तो आप सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, लेकिन पहले कंप्लीटली अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नहीं समझेंगे तो पीडीएफ भी आपको पढ़ने में अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मैं बहुत इजी तरीके से बनाता हूँ हर हर चीज़ों को, तो उसमें मेहनत लगता है दोस्तों। और देखिए, उसी चीज़ों को थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक करके, कमेंट करके। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। आप सब्सक्राइब भी करते हैं तो भी हर चीज़ों में ये देखिए, आपका थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, आपका अगर सपोर्ट मिलता है तो और बेहतर तरीके से काम को करने में। चलिए देखते हैं आज हम लोग को मैप प्रैक्टिस में क्या देखना है। तो आज हम लोग काला सागर के बारे में देखेंगे और इसी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट इस तरीके से सागर है, मैं उनको पहले अभी कंप्लीट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न वहां से ज्यादातर बन रहे हैं। देखिए, एक 2019 में प्रश्न बना हुआ था और अभी भी प्रश्न बना हुआ था, पिछले साल का एग्जाम में भी प्रश्न बना हुआ था। तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे हर एक जब भी मैं इस तरीके से लेकर के आऊँ, हर दिन हम लोग को एक मैप का प्रैक्टिस करना है, तो जब मैं उस समय करूंगा तो मैं वहां पे आपको क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे बना हुआ था, ये 2019 का प्रश्न है, जिसमें सागर और सागर से लगे हुए देश है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एड्रियाटिक सागर जो कि यहाँ पे अल्बानिया, ये सीध में, मतलब इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो सुमेलित हैं। मतलब एड्रियाटिक सागर का जो बाउंड्री है वो क्या अल्बानिया से जुड़ा हुआ है, अल्बानिया का जो बाउंड्री है वो एड्रियाटिक सागर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके की। फिर काला सागर जो कि क्रोएशिया, उसके बाद से फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से बना हुआ था। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो हम लोग इसीलिए अभी जितने भी इस तरीके से सागर हैं उन सभी सागरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, जितने भी सागर हैं ना, सभी को मैं हर एक 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 दिन जो डेली मैप होता है उसमें मैं यहाँ पे ले करके आने का सोचा हूँ। आज हम लोग काला सागर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बातें। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा बी। इसमें से 1, 3 और 4 सही है, यानी कि एड्रियाटिक सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर हम लोग जब पढ़े थे तो आपको याद है, मोरक्को, याद है ना। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है। आज हम लोग काला सागर देखेंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी यहाँ पे सागर हैं उन सभी को देखेंगे, उससे संबंधित जुड़े हुए देश। चलिए मैप को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये है हमारा काला सागर। ठीक है, और इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन कौन से देश जो ये काला सागर है उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और देखिए, इसको अगर आप देखेंगे कि जो काला सागर है, इसको अगर उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो ये पूरा ये रूस का क्षेत्र है। इधर अगर इसके उत्तरी क्षेत्र में देख रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं, या फिर पश्चिम भी कह सकते हैं, इधर यूरोप का जो देश है वो इधर से जुड़ा हुआ है। और अगर इसके पूर्व में देखते हैं और या फिर दक्षिण पूर्व में देखते हैं तो आपको एशिया का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं ब्लैक सी से।
तो सबसे पहले अगर हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे आपको तुर्की दिखेगा, तुर्की जो कि ब्लैक सी के दक्षिण क्षेत्र में है, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी है अंकारा। देख लेते हैं, अगर नहीं देखें तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को देखना है कि ब्लैक सी के दक्षिण में यहाँ पे तुर्की देश है। उसके बाद से अगर हम लोग इधर जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बुल्गारिया जो कि काला सागर से पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद से फिर हम लोग पश्चिमी क्षेत्र में एक और देखेंगे यहाँ पे रोमानिया। रोमानिया के बाद से आप अगर उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं, अब ब्लैक सी के उत्तरी क्षेत्र में, तो आपको यूक्रेन दिखेगा। और यूक्रेन दिख रहा है कि नहीं आपको, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, सारी चीजें आपको दिख रही है यूक्रेन। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये रूस का है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो इसलिए अभी मैप वहां तक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे रूस है, और रूस हम लोग इसको पूर्वी क्षेत्र कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तक फैला हुआ है। तो ब्लैक सी के पूर्वी क्षेत्र में रूस है, और उसके बाद से और ये पूर्वी क्षेत्र में एक और है जॉर्जिया। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि दक्षिणी क्षेत्र में, ब्लैक सी के दक्षिणी क्षेत्र में एक देश, और पश्चिमी क्षेत्र में 2 देश, उत्तरी क्षेत्र में 2 देश, और ये उत्तर हम लोग इसको पूर्व बोले ना, उत्तरी क्षेत्र में 1 देश और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे 2 देश हैं, ठीक है, यानी कि कुल 6 देश हो गए हैं, 6 देश यहाँ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब और एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये सी ऑफ अजो करके है, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जल डमरू है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि या तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या एक दूसरे से जुड़ने का वो माध्यम है। तो वहां पे वो जल संधि है, ये जल संधि, इस जल संधि का नाम है कर्च जल संधि, याद रखेंगे इसको, कर्च जल संधि, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग जब मेडिटेरियन सी के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये जो क्षेत्र है ना, मरमरा सागर वाला, जो हम लोग यहाँ पे क्षेत्र देख रहे थे, मरमरा सागर है ना, तो ये यहाँ पे अगर इस्तांबुल को आप जो क्षेत्र देखेंगे, यहाँ से ये अलग करता है। तो यहाँ पे जो संधि है वो है बोस्पोरस की संधि, बोस्पोरस की संधि, ठीक है। जब हम लोग मेडिटेरियन सी पढ़ रहे थे तब हम लोग ने मरमरा सागर यहाँ पे देखा था, मरमरा सागर का क्षेत्र ये वाला है ना। तो अभी यहाँ पे जो है ये एक दूसरे से अलग होते हैं या तो एक दूसरे से जोड़ता है, इस तरीके से संधि बोल सकते हैं हम लोग। तो ये है बोस्पोरस, ठीक है, बोस्पोरस की संधि, बोस्पोरस की संधि यहाँ पे है, इसको याद रखिएगा। कितना चीज याद रखे हम लोग, मान के चलिए हम लोग 7 चीजें याद रखे, 6 7 8 चीजें हम लोग याद रखे, 2 संधि और 6 देश, ठीक है। तो बस इतना ही है, लेकिन इसको कंफर्म याद रखिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ऑप्शन में इससे संबंधित कुछ चीजें हैं तो हो सकता है कि आपको जानकारी हो तो या तो सही होगा या तो गलत होगा, आप समझ जाएंगे क्या है, उससे भी आंसर निकल जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये चंद्रयान 3 देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस में यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं, प्रीलिम्स में 1 प्रश्न बना हुआ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, उसके बाद से पिछला तो कई बार इधर से प्रश्न बनता ही रहता है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग धैर्य रख करके बस अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले ये जो चंद्रयान 3 जो मिशन है, किसका मिशन है, तो इसरो का मिशन है, ठीक है। दूसरा, इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च वाहन क्या था, तो मार्क 3 या फिर इसी को हम लोग LVM-3 कहते हैं, ठीक है। एक एक चीज को बताऊंगा, बस आप आराम से समझिए बस, ठीक है, आराम से धैर्य रख करके बस मेरे को सुनते जाइए, धीरे धीरे हर चीज क्लियर होते जाएगा। तो ये जो लॉन्च वाहन है इसका नाम है मार्क 3 यानी कि LVM-3, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि ये एक एक पॉइंट ऐसे माइंड में जोड़ते जाइएगा, ठीक है। इसरो, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष यान,
लॉन्च वाहन मार्क 3, और ये इस तरीके का तीसरा मिशन है, तीसरा चंद्र मिशन है। क्यों तीसरा मिशन है? क्योंकि पहला चंद्रयान आप पता था आपको 2008 में, दूसरा 2019 में। 2019 वाला जो चंद्रयान जो 2 जो हम लोगों ने भेजा था उसमें थोड़ा असफलता मिली, इसके कारण से हम लोग सेम उसी के कॉन्सेप्ट पे चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? तो हम लोग इसको चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पोल में भेजेंगे। जैसे हम लोग अपने पृथ्वी का बोलते हैं ना साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो वैसे ही चंद्रमा का साउथ पोल में हम लोग भेजेंगे। साउथ पोल का कंडीशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थोड़े समय के बाद से उसको भी हम लोग समझेंगे। तो वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मेन उद्देश्य है ये चंद्रयान 3 का। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पे एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे अलग अलग तरीके का, जैसे सबसे पहले तो वहां पे पानी का खोज करना है। ऐसा अनुमान है कि वहां पे जो दक्षिणी क्षेत्र, जो दक्षिणी पोल है, जहाँ पे प्रकाश वगैरह नहीं पड़ती है, तो ये एक कठिन चैलेंजिंग भी है। ये देखते हैं क्या होता है आगे, और बस ऊपर वाले से दुआ है कि सफल हो हम लोग और आगे बढ़े इस चीजों में। तो वहां पे ऐसा सुनने में आया है कि वहां पे बर्फ के रूप में पानी है। ठीक है, बहुत जगह पे गड्ढे गड्ढे में ऐसे जमा हुआ इस तरीके की बताई जा रही है। तो देखते हैं आगे चल करके सब चीजें पता चलेंगे अभी धीरे धीरे। तो वहां पे सर्च करना है, वहां पे जा करके जो चंद्रयान मिशन का ये सारी चीजें उद्देश्य हम लोग ये सब धीरे धीरे हर चीजों को अभी पढ़ेंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र जो है, यानी कि चंद्रमा का जो साउथ पोल है, आखिर वहीं पे निर्णय क्यों लिया गया, उसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए इतना चीज समझ में आ गया हम लोग को कि वो क्या करेगा, दक्षिणी ध्रुव पे, उसका लक्ष्य है कि दक्षिणी ध्रुव पे जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्लियर है? अब ये जो चंद्रयान है, इस चंद्रयान का यहाँ पे 3 मॉड्यूल है। ठीक है, उसी के अलग अलग, उसी के तरीके से वो, मतलब उसी के हेल्प से वो चंद्रमा तक जाएगा। ठीक है, क्या क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रोपल्सन मॉड्यूल। पहला ये क्या करेगा? तो ये लैंडर और रोवर को कॉन्फ़िगरेशन, ये लैंडर और रोवर को, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्रमा के कक्षा तक लेके जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल। फिर क्या करेगा आगे? इसमें क्या है? फिर आएगा लैंडर मॉड्यूल। ये क्या करेगा? ये सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर तैनात करने की, इस मतलब ये तैनात करेगा रोवर को। फिर रोवर क्या करेगा? 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें? पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल। ठीक है, तो पहला क्या किया? लैंडर और रोवर को लेकर के गया। ठीक है, चंद्रमा के जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी में वहां तक वो लेकर के चला जाएगा उसके कक्ष में। ठीक है, फिर वहां से आएगा अब लैंडर क्या करेगा? लैंडर रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मदद करेगा। फिर ये रोवर आएगा। रोवर क्या करेगा? रोवर चंद्रमा के सतह पर उतरेगा और वहां की रासायनिक विश्लेषण करके फिर ये हमारे तक पहुंचाएगा, तो जानकारी पहुंचाएगा रोवर। ठीक है, क्लियर है इतना चीज? आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें भी देखते हैं उस चीजों को। देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या है, यहाँ पे 2 बूस्टर्स लगे हुए हैं। ये पहला बूस्टर है, ये दूसरा है। ठीक है, इसमें 3 स्टेज है। पहला में आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बूस्टर स्टेज लगा हुआ है दोनों में। आप कितने लोग लाइव देखें? मैं लाइव देख रहा था। कितने लोग आप लोगों ने लाइव देखा है लॉन्च होते हुए? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ये जब लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3 तो आप लोग लाइव देखे कि नहीं देखे। ठीक है, सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पे इंजन है, विकास इंजन। ठीक है, तो ये विकास इंजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे पावर्ड बाय द, ये सब हम लोग देखेंगे अभी, क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक इंजन होगा। और फिर यहाँ पे आपको आएगा रोवर। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में रोवर, कैरिंग रोवर, तो इस जगह पे रोवर है। ठीक है, तो इस तरीके के सारे पार्टीशंस पे हम लोग थोड़ा देखिए। अब थोड़ा क्या है, इस तरीके से पढ़ने में समझ में आएगा, है ना। टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ा सा दिमाग में जल्दी से आता नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग जल्दी से उस तरीके से नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। तो थोड़ा देखेंगे चित्र तो अच्छे से समझ में आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए जो इसमें अभी प्रक्षेपण यान जो लगा हुआ है LLVM-3, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएंगे कि और कौन कौन से प्रक्षेपण यान थे, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं ताकि एक लिंक जुड़े और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए इससे पहले आप PSLV पढ़े होंगे, ठीक है। तो PSLV जो है ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, हिंदी में, इंग्लिश में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। तो ये पहले बनाया गया और ये सबसे ज्यादा लॉन्च किया गया, ये सबसे ज्यादा इसको यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक मतलब विफल होने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है। और इसी को वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता था, इसको एक तरीके से नाम दिए थे, उपनाम, ठीक है। ये 3.8 टन वजन उठा करके पृथ्वी की निचले कक्षा में भी ले जा सकता है। तो ये PSLV है, ठीक है। PSLV के बारे में इतना जानकारी काफी है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना एकदम सफिशियंट है। 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या सबसे ज्यादा ये इसको लॉन्च किया गया, सबसे ज्यादा इसका यूज किया गया, और इसी को वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है, और लगभग 3.8 टन जो है ये वजन उठा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, उसके बाद आया GSLV। ये सब क्या है, ये सब प्रक्षेपण यान है। यान का मतलब जैसे हम लोग के लिए गाड़ी है ना, बाइक है हम लोग कहीं जाने के लिए, वैसे ही ये बाइक है, मतलब ये उसका वाहन है, वाहन, ठीक है, व्हीकल है। ये लेकर के जाता है चंद्रमा के पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे GSLV, तो GSLV को हिंदी में क्या कहेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें हैं, दो बातें इसमें याद रखेंगे, भारी पेलोड ये लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया, उसके बाद से इसको, ठीक है, और यदि आवश्यक हो तो उच्च कक्षाओं में भी लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये GSLV के बारे में हम लोग समझे। GSLV ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत कि GSLV अभी आप पढ़ रहे थे बहुत बार, तो हो सकता है आप अच्छे से ध्यान नहीं दिए होंगे, तो कम से कम इतना तो क्लियर हुआ कि एक प्रक्षेपण यान की बातें हो रही हैं, मतलब एक वाहन है, ठीक है, जो चंद्रमा तक ले करके जा रहा है, प्लस ये क्या है, एक पेलोड लॉन्च करने के लिए, भारी भारी पेलोड जो होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। और इसी का अगला जो इसी मतलब इसी से संबंधित वो भी है, GSLV का ही सेम इसी तरीके से वो भी है, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं, मतलब ये LVM, ठीक है, सेम उसी के जैसा ये भी है, थोड़ा सा इसमें यही अंतर है कि देखिए इसको भी अब हम लोग समझते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यही अभी चंद्रयान 3 में लगा हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें प्रक्षेपण यान मार्क 3 या फिर GSLV-MK3। तो इसीलिए मैं आपको बोला था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके फिर ये GSLV को लेकर के आया गया, ठीक है। ये एक 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें 3 चरण है, क्या क्या चरण है उसको देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। सबसे शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन LVM-3 है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ये, और जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का संक्षिप्त रूप है, अभी जो मैं आपको बताया GSLV का, उसी के बारे में बोल रही है। और ये जो है ना, ये LVM, ये 10 टन तक वजन उठा करके निचले पृथ्वी के कक्ष में ले जा सकता है। तो ये हो गया LVM-3 के बारे में। अब इसी के बारे में ही पढ़ना है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये जो LVM-3 है, अब इसके अंदर पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पार्ट्स का मतलब जो मैं अभी आपको बताया कि जैसे इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग को थोड़ा सा समझना है, वही सारी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये मतलब क्या है ना कि ये 3 चरण है इसके अलग अलग, तो उसको भी हम लोग समझना जरूरी है। मैं आपको अभी जो चित्र दिखाया ना, बस वही चीजें हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो इसके किनारों पर 2 ठोस प्रणोदक यानी कि S200 स्ट्रैप ऑन ये लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी चित्र में जो दिखाया था, कहाँ देखे थे, ज्यादा आगे चला गया था ना, देखिए यहाँ पे ये इसी के बारे में बोला जा रहा है।
ये और ये दोनों लगे हुए हैं ना, ठीक है, यही है रॉकेट बूस्टर जिसको हम लोग बोल रहे थे। तो पहले चरण इसका ये चीज लगा हुआ है इसमें, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पे L110, ठीक है, L110 या फिर L110, ठीक है। ये यहाँ पे तरल उसमें मतलब तरल चरण है इसका, मतलब उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। मुख्य चरण ये दूसरा उसी के अंतर्गत है। उसके बाद से C25 क्रायोजेनिक चरण, C25 क्रायोजेनिक चरण ये ऊपरी क्षेत्र वाला। तो इसमें 8000 किलोग्राम तक उपग्रहों को ले जाने की क्षमता है। क्षमता के कारण इस वाहन को सबसे भारी वाहन में से एक करार दिया गया है। तो इसी के बारे में ये बोला जा रहा है LVM-3 के बारे में। तीन चीजें अगर आप याद रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। S200, L110 और C25 क्रायोजेनिक, ठीक है। तो ये इतना चीजें बस याद रखेंगे, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा देखते हैं इतिहास में क्या क्या चीजें हैं। देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये एक जगह मिला, तो ये काफी सही लगा कि एक साथ आपको सब थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 को 2019 में और इसको 23 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था पहले का चंद्रयान प्रथम का चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए नॉर्मल तरीके से, फिर चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के लिए कहा, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के लिए, लैंड रोवर उतारने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कहीं किसी भी तरीके से थोड़ा सा मतलब एक तरीके से क्या है कि ये असफल रहा। तो अभी जो हमारा मिशन है चंद्रयान 3, फिर से सेम इसी का मतलब इसी के लिए हम लोग फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किए, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसमें क्या क्या चीजें थी, घटक क्या क्या, तो ऑर्बिटर था, चंद्रमा प्रभाव जांच, ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ ऑर्बिटर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटर, लैंडर जिसको विक्रम कह रहे थे, फिर रोवर को क्या कह रहे थे उस समय, प्रज्ञान, ठीक है। और चंद्रयान 3 में क्या है, प्रणोद, मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, सब इतने सारी चीजें अभी है इसमें, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसमें मतलब वो कितने समय तक पहुंचा अभी, तो उसमें देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये चंद्रयान पहला में ऑपरेशन K312 मतलब 312 दिनों के लिए, ठीक है। जब जब मतलब हम लोग आज छोड़े हैं, तो आज से लेकर के 312 दिनों के बाद ये संचार समस्याएं, देखिए ये इसको छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। मेन ये 312 दिनों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 312 दिन का यहाँ पे आप देखेंगे कि 312 दिन इसमें लगा था, और ये तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और ये जो है ये अभी देखेंगे कि इसमें कितना दिन लगता है, ठीक है। मेन ये है प्रक्षेपण यान, तो हम लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा। पीएसएलवी इसमें यूज किया गया पहले चंद्रयान में, दूसरे में GSLV Mk3, तीसरे में LVM-3, ठीक है। LVM-3 जो अभी हम लोग पढ़े उसी के बारे में, ठीक है। देखिए ये अब यहाँ पे लैंडिंग, तो लैंडिंग के लिए ये तो उस तरीके से कुछ था नहीं, और नॉर्मली ज़्यादातर भूमध्य मतलब मध्य में वही ज़्यादातर लैंड करते हैं, तो इसका कुछ स्पेशल कुछ है नहीं। बाकी ये दोनों का भी क्या टारगेट है कि चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का, ठीक है। तो जो जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि एक पहला कब इसको लॉन्च किया गया, उद्देश्य क्या था, इसमें क्या क्या शामिल थे, फिर प्रक्षेपण यान, ठीक है, उनका टारगेट क्या था, बस इसको छोड़ दीजिएगा, कोई वो नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं, इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा का जो मतलब इसरो का ये टारगेट ऐसा क्या सोच कर क्या होगा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ही लैंड कराया जाए, वहीं पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाए। तो इसको अब हम लोग समझना है थोड़ा सा मेंस की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, अगर हम लोग देखते हैं
शायद इधर कहीं पे मैं चित्र भी डाला था, देखिए ये, ठीक है। तो अभी जो हमारा ये जो चंद्रयान 3 जाएगा ना, वो अपना बैलेंस इस तरीके से पहले चक्कर लगाते हुए जाएगा, इसको घूमते हुए, ठीक है। तो हम लोग को वो नहीं समझना है, हम लोग को क्या समझना है कि देखिए, जैसे हम लोग पृथ्वी को भी नॉर्मली देखते हैं, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये जो होता है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा भी देख रहे हैं कि लगातार पृथ्वी की चक्कर लगा रही है ना। तो इसका नॉर्थ पोल ये हुआ, साउथ पोल ये हुआ, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है, तो इस तरीके से ये राउंड राउंड जो घूम रही है, इससे क्या होता है कि इसके हर तरफ धूप लगता है, ठीक है, हर तरफ आपको सूरज का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्रुवीय क्षेत्र में वो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक, इधर से पूरा आएगा तो इसके आधा क्षेत्र में पड़ेगा, इधर से पड़ेगा तो आधा क्षेत्र में पड़ेगा। तो ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जगह पर है, देखिए ये एक तरीके से ना डेंजर भी बताया जा रहा है, मतलब कहीं भी इसमें अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्म और ठंडी दोनों का प्रभाव रहेगा। मतलब गर्म भी, मतलब ऐसा स्थान है कि थोड़ा सा भी इससे अगर टारगेट मिसिंग हुआ तो आप गर्म या ठंडी में ऐसे फंस जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जैसे अगर आपको सूरज का प्रभाव अभी इस तरीके से घूम रहा है, तो सूरज का प्रभाव अगर यहाँ पड़ा तो यहाँ नहीं पड़ेगा, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं पड़ता है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इधर गर्मी हुआ, इधर छाया हुआ, आपको कहाँ उतरना है, यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा डेंजर स्थिति है। बाकी देखते हैं, पूरा जिस तरीके से प्लानिंग करके जा रहे हैं उस तरीके से होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे जो ये दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे उतरने का मेन रीजन ये है कि इस जगह पे जो ये जल का जो एक मतलब ना बर्फ के रूप में यहाँ पे कहीं कहीं पे जल प्राप्त होने की संभावना मिल रही है, ठीक है, इस जगह पे। तो इसलिए भी यहाँ पे उतरने का एक प्लान चल रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्षेत्र है ना, बाकी चीजों से थोड़ा सा अलग है। भले ही यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, पूरा अंधेरा रहता है, उसके बाद भी बाकी जगहों से थोड़ा सा ये अलग क्षेत्र है। यहाँ पे आपको रासायनिक तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पे खोज करने में भी आसानी हो सकता है, इस तरीके से वैज्ञानिकों का सोच होगा। प्लस दक्षिणी क्षेत्र को, दक्षिणी क्षेत्र कहीं ना कहीं उतरना ही है ना, कहीं ना कहीं जाना ही है। तो उस हिसाब से भी हम लोग देखें तो दक्षिणी क्षेत्र में उनको उतरने का निर्णय लिए हैं, तो हो सकता है उस तरीके से वो लोग प्लानिंग करके गए होंगे, है ना। अगर हम लोग साधारण भाषा में देखें कि जो चंद्रयान है वो वहां पे उतारने का उद्देश्य क्या है, तो सिंपल भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कि पृथ्वी के इतिहास का यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, मतलब इस खोज करना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह की स्थिति का खोज करना है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया से, रासायनिक तरीके से कि यहाँ पे क्या कैसी रासायनिक घटनाएं हो रही हैं, उन सब के हिसाब से। प्लस एक और है वैश्विक सहयोग के मामले में, क्यों, क्योंकि देखिए अभी इसरो जो है वो नासा के, मतलब यहाँ पे चंद्रयान 1 के द्वारा लिए गए डाटा के द्वारा वहाँ पानी की मौजूदगी का एक सफलतापूर्वक इन लोगों ने पुष्टि कर लिया था पहले, नासा के द्वारा, ठीक है। फिर आगे चल करके भारत जापान के सहयोग से ल्यूपेक्स बनाया गया, और इसका लक्ष्य 2024 तक, मतलब ये रखा गया 24 तक आसपास में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक लैंडर और रोवर भेजना है। तो ये एक प्लान किया गया। तो इस प्लान को अभी जो ये चंद्रयान 3 है वो फुलफिल कर सकता है अगर सक्सेस हुआ तो, ठीक है। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों उतारा है उसका एक ही दो पॉइंट है, बाकी तो क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ये सब टेक्निकल चीज होती हैं, ठीक है। तो हमारे को जितना ज्यादा पता है मैं उतना आपको बता दिया। उस स्थिति में जैसे जल, एक तो जल का जो है वो, और दूसरा उसी जगह पे उतरने का कारण जो है कि वो क्षेत्र जो है बाकी जगह पे आपको पूर्ण रूप से धूप मिल रहा है, यहाँ पे उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको गर्मी और ठंडी दोनों एक, मतलब दोनों प्रभाव पड़ेगा अगर थोड़ा सा आप जो अपना टारगेट है वहां से हटते हैं। तो जैसे इस पोल से आप कहीं भी जाएंगे
तो आपको फिर अंधेरा मिलेगा एक तरफ उजाला मिलेगा, एक तरफ लाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और भी कुछ कुछ सोच होगा, तो हम लोग उतना भी नहीं सोचेंगे, हम लोग जो यहाँ पे लिखा हो उसको पढ़ के थोड़ा बहुत और उसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और जानकारी रहेगा तो मैं आगे चल करके और बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तकनीकी प्रगति, इस क्षेत्र में मिशन चला करके इसरो सॉफ्ट लैंडिंग, नेविगेशन, संसाधन उपयोग जैसे लंबी अवधि के लिए संचार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन कर सकता है, जिन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हैं इसमें। अब देखिए कि चुनौतियां क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो वहां पे चुनौतियां देखिए क्या है। पिछले अंतरिक्ष यान ज्यादातर चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास ही चंद्र भूमध्य रेखा के मतलब उत्तर या दक्षिणी कुछ डिग्री के अंश में ही उतरे हैं। लेकिन जो अभी ये उतरने के लिए जो चंद्रयान 3 है, उसको मैं अभी बताया आपको कि ये क्या करेगा, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुवों पे उतरेगा, जो कि अत्यधिक तापमान और स्थायी छाया में रहने वाले क्षेत्रों के साथ एक चुनौतीपूर्ण भूभाग प्रस्तुत करता है, जहां कोई सूर्य या प्रकाश नहीं मिलते, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र बताया जा रहा है जो दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी ध्रुव, वहां पे किसी भी प्रकार से प्रकाश नहीं है। जो मैं आपको बताया ना कि आप भूमध्य रेखा बीच में आप रहते हैं तो आपको हर चीज मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा स्थिति नहीं है, ठीक है। तो वो एक ऐसा स्थिति है। अब देखते हैं वहां पे किस तरीके से प्लान किया गया है, तो उसी तरीके से सोच करके ही किए होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग समझ गए हैं। देखिए अगर आपको भी कुछ नॉलेज आपको होगा तो आप उसमें एड ऑन करके इसको और अच्छे से अपना नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था, है ना। ये देखिए 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान पहला, इसे मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से भी मतलब जाना जाता है, कहा जाता है। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान को भेजने वाला दूसरा देश बन गया। तीसरा, भारत अपने पहले ही प्रयास में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने में सफल होने वाला एकमात्र देश बन गया। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। इसमें से आपको सही आंसर क्या हो सकता है, देखिए सही गलत का बात नहीं है, बात यह कि आपको यहाँ पे दिखाना है कि देखिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न बन रहा है, इस टॉपिक से ऐसा प्रश्न बनता है। तो फिर आप क्या करेंगे, उस तरीके से फोकस करके उसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ से जिस तरीके से प्रश्न बना है लगभग मैं उतना वो सारी चीजों को मैं आपको बताया हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मंगलयान मिशन है उसको ऑर्बिट मिशन भी कहते थे, ठीक है। और ये दूसरा देश नहीं बना, चौथा देश बना, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। मंगल ऑर्बिट मिशन, ठीक है। तो ये लॉन्च वाहन, इसमें लॉन्च पैड, मार्स ऑर्बिट, इस तरीके से नाम है। तो मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रमोदयान यानी कि SLV C-25 की मदद से लॉन्च किया गया था। और इसमें PSLV C-25 PSLV प्रक्षेपण यान एक्सल संस्करण था, उसका बड़ा संस्करण था, ठीक है। तो इसको इसमें भेजा गया था कहाँ से, मिशन ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। और इस मिशन ने भारत में 100 मार्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई और दुनिया का चौथा देश बन गया ये, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जितना जानकारी होना चाहिए उतना आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेंस के लिए प्रश्न बना हुआ था, तो 2 प्रश्न बना हुआ था मेंस के लिए, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको लिखना है तो आप इसको अपने हिसाब से लिख करके देखिएगा, चेक करके देखिएगा। मैं आपको प्रश्न दे दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है।
देखिए, भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना एक बार लिख करके देखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की है। ठीक है, तो ये दोनों को लिख करके चेक करके देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एम्बरग्रिस। ठीक है, एम्बरग्रिस। तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा ही हो जाता है कितना भी कोशिश करो तो। एम्बरग्रिस, तो ये एम्बरग्रिस क्या है। देखिए, ये एम्बरग्रिस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये वेल उल्टी के रूप में जाना जाता है। वेल, हम लोग जो वेल मछली, वो जो मछली है ना वेल मछली, वही मछली के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो उसका एक तरीके से ये उल्टी के रूप में माना जाता है। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है ये सब। ठीक है, तो यही है एम्बरग्रिस। बहुत ज़्यादा ये महंगा है। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो ये शुक्राणु वेल या फिर स्पर्म वेल, ये एक अलग वेल का वैरायटी है ना। तो ये स्पर्म वेल के द्वारा आंत में उत्पन्न होने वाला एक ठोस मोमी पदार्थ है। ठीक है, तो एम्बरग्रिस क्या है, सबसे पहला तो प्रश्न यहीं से बनना है, तो ध्यान रखिएगा अगर बनेगा तो। उत्पादन केवल अनुमानित 1% शुक्राणु वेल के द्वारा किया जाता है। रासायनिक रूप से एम्बरग्रिस में एल्कलाइड एसिड और एम्ब्रेन, ठीक है, एम्ब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल के समान होता है। यह जल निकाय की सतह के चारों ओर तैरता है और कभी कभी तट पर बस जाता है। इसके उच्च मूल्य के कारण से इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। तो तैरता हुआ सोना किसे कहा जाता है अगर बोला जाए तो एम्बरग्रिस। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखिए इसका 1 किलो का जो है यहाँ पे एम्बरग्रिस की कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो अब 1 करोड़ रुपए 1 किलो का रहेगा अगर, तो सोचिए कितना ज्यादा कीमती होगा। और ये क्या है, अभी और भी इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन इसके कारण से फिर क्या होगा, फिर इसका तस्करी बढ़ेगा ना, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे कीमती चीजों पे फिर वही है, फिर तस्करी वगैरह होना शुरू होता है, गलत काम शुरू होता है, इसका चोरी करना शुरू करेंगे, अवैध तरीके से इसको निकालेंगे फिर, है ना, फिर यहाँ क्या होगा, मछलियों को हानि पहुंचाएंगे। तो इस तरह की बातें होगी। आगे चलिए देखते हैं। देखिए एम्बरग्रिस का उपयोग, तो इसका उपयोग क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो इत्र बाजार में विशेष कस्तूरी जैसे सुगंध बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दुबई जैसे देशों में ये परफ्यूम के लिए बड़ा बाजार में काफी मांग है इसका, दुबई में। ठीक है, प्राचीन मिस्रवासी इसका उपयोग धूप के रूप में करते हैं। धूप वही वाला धूप, वो जो जलाते हैं ना सुगंध के लिए, वही वाला। फिर कुछ पारंपरिक दवाओं और मसालों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए अब इसका तस्करी का भी मामला देखा जा रहा है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका कीमत है उस तरीके से, तो दिखेगा ही। हमारे ही क्षेत्र में, खुद गुजरात के क्षेत्र में, मुंबई के क्षेत्र में ये सब चीज़ें देखी गई हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। यही सब चीज़ों के कारण से थोड़ा सा इस पे सरकार क्या करती है, फिर बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल, ये जो जाति है, ये प्रजाति है जो मछली का, ये IUCN के लिस्ट में है। ठीक है, तो इसलिए भी इसका अगर इस तरीके से अवैध तरीके से इसका वो कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं इस मछली को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे ये न्यूज में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस यही सब चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वेल, जो स्पर्म वेल जो है ये संरक्षित जाति है, प्रजाति है, इसलिए वेल के शिकार की अनुमति नहीं है। तस्करों ने मछली के पेट से बहुमूल्य एम्बरग्रिस प्राप्त करने के लिए उसे अवैध रूप से निशाना बनाया हुआ है। आगे देखते हैं कि अब ये क्या है, शुक्राणु वेल। देखिए ये इस तरीके से दिखती है। ठीक है, अलग ही शेप होता है ये सामने का। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्पर्म वेल जिसे कैचलोट भी कहा जाता है, तो याद रखिए ना, कैचलोट भी एक और नाम आ गया। ठीक है, शुक्राणु वेल या स्पर्म वेल या
कैचलोट, ठीक है। दांतेदार व्हेल में सबसे बड़ी है, जिसे इसके विशाल चौकोर सिर और संकीर्ण निचले जबड़े के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। स्पर्म व्हेल गहरे नीले भूरे रंग की होती है, देखिए ये दिख भी रहा है थोड़ा सा नीला भूरा टाइप से, जिसके पेट पर सफेद धब्बे होते हैं। प्राकृतिक आवास क्या है, दुनिया भर में समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जल में ये पाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्म व्हेल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, ध्वनि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन सहित आवास, इनका आवास के प्रभाव से हैं। और अन्य खतरों में क्या है, मछली पकड़ने के गियर में उलझाव या फिर जहाजों के साथ टकराव, है ना। और फिर एक बार फिर मतलब ये व्यावसायिक शिकार के लिए तो वही है ये, तो इस तरीके से इस पर खतरे भी हैं। और देखिए ये जो मछली है, ये मछली IUCN के रेड लिस्ट में अनुरक्षित के श्रेणी में है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला, यहाँ पे डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये क्या है, पहला तो प्रश्न टॉप नाम से ही बनता है, ठीक है। और अगर उस तरीके से थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है तो फिर इससे पूछ देता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है, इसके बारे में बेसिक चीज़ों से फिर पूछता है ना। तो ये अभी जो है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि IISc जो बेंगलुरु के सहायक प्रोफेसर संदीप ईश्वरप्पा जो है, इन्होंने इसके लिए, ये एक बीमारी है, ठीक है। तो इस बीमारी के लिए अभी एक नया अनुवांशिक उपचार, मतलब उसके लिए खोज करने का कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो खोज करने के लिए ये, इसके लिए आप मतलब इसलिए ये चर्चे में आ गया, खोज करना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी भी इसके लिए कोई परफेक्ट दवाई नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ठीक है। बस नॉर्मल बेसिक इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं है, लास्ट है लगभग। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, यानी कि DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक गंभीर प्रकार है जो मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है। देखिए लड़कों को सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखता है। देखिए अगर आप देखे होंगे, बहुत लोगों को देखिएगा कि थोड़ा सा शरीर ऐसे मुड़ा हुआ या पैर मुड़ा हुआ या कमज़ोर पैर, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जो बीमारी है ना, उसी को ये इंग्लिश में जान, इंग्लिश में नाम अलग ही तरीके का सब चीज़ रहता है, तो यही है ये, ठीक है। उसी के बारे में बात किया जा रहा है। मांसपेशियों में कमजोरी आमतौर पर 4 साल की उम्र के आसपास शुरू हो जाती है और तेजी से फिर बिगड़ती जाती है। इसके साथ और क्या क्या होता है, देखिए मांसपेशियों का नुकसान आमतौर पर सबसे पहले जांघों और श्रेणी में होता है। इसके बाद बाहों में फिर खड़े होने की परेशानी हो जाती है, फिर खड़े होने में सही से नहीं हो पाते हैं। अधिकांश 12 वर्ष की आयु तक चलने में असमर्थ हो जाते हैं। लगभग 12 साल के बाद से इस बीमारी से ग्रसित हैं तो 12 साल तक आप लगभग इफेक्ट हो जाते हैं पूरा। कुछ में बौद्धिक विकलांगता भी हो जाती है और यह प्रोटीन डायस्ट्रोफिन के जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। डिस्ट्रोफिन मांसपेशी फाइबर की कोशिका झिल्ली को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। भौतिक चिकित्सा और ब्रेसिस और सुधारात्मक सर्जरी कुछ लक्षणों तक मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी था उतना ही रखना ही है, क्योंकि जहाँ पे देखिए ज़्यादा डिटेल्स लगता है वहाँ पे मैं बिल्कुल उस चीज़ को कोशिश करता हूँ करने का, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। कल संडे है तो कल वीडियो नहीं आएगा, उसको अगले दिन हम लोग मर्ज करके लेकर के आएंगे। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। 1K का अपना टारगेट है इस महीने का सब्सक्राइब कराने का, तो आप सभी उसमें हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।